स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। उदयपुर से बड़ी खबर है। मांडवा में अपराधियों और पुलिस में मुठभेड़ मामले पर हर अपडेट न्यूज 18 राजस्थान पर आप जानेंगे। इसी कड़ी में आपको बता दें, पुलिस लगातार अपराधियों की धरपकड़ की कोशिश कर रही है। 10 से ज्यादा टीमें बनाई गई हैं जो जगह जगह पर दबिशें देने में जुटी हुई है। अभी तक किसी तरह की हालांकि सफलता नहीं मिली है। आदतन अपराधी रनिया के बेटे खातरू को पुलिस पकड़ने गई थी। रनिया, खातरू और परिवार के अन्य सदस्यों ने इस दौरान पुलिस पर हमला कर दिया। पुलिस की टीम पर फायरिंग की गई। लाठी पत्थर भी बरसाए गए। 7 पुलिसकर्मी घायल हुए। 2 पुलिसकर्मी आईसीयू में हैं। उनका इलाज चल रहा है। हालांकि सभी की स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। देखिए, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। फायरिंग की जाती है, उसमें पुलिसकर्मी उस अफरा तफरी में इधर उधर भागते हैं। उस दौरान कईयों के अपराधियों के द्वारा लाठियों से, पत्थरों से, चाकू से वार किया जाता है। उसमें हमारे 7 पुलिसकर्मी थानाधिकारी सहित घायल हुए हैं। 7 का ही उदयपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उपचार कराया जा रहा है। 7 आउट ऑफ डेंजर हैं। अपराधियों की धरपकड़ के लिए पुलिस अधीक्षक उदयपुर और उनकी टीम इलाके में कोर्डन करके उन अपराधियों को शीघ्र गिरफ्तार करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और सहयोगी कपिल श्रीमाली इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कपिल, देखिए, धरपकड़ अभियान राजस्थान में काफी समय से चल रहा था। जो आदतन अपराधी उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिशें चल रही थी, और इस बीच इस तरह के हालात बनेंगे ये किसी ने नहीं सोचा था। बिल्कुल, देखिए, निश्चित तौर पर पिछले कुछ दिनों से धरपकड़ अभियान चलाते हुए पुलिस ने हजारों आरोपियों की, जो वांछित आरोपी थे, उनकी गिरफ्तारी की है। लेकिन आप देखिए कि आदिवासी बाहुल्य इलाके का रनिया, जो कि एक आदतन अपराधी, और उसका पुत्र खातरू, पुलिस खातरू को पकड़ने के लिए गई थी। लेकिन ये शायद नहीं सोचा था कि 6-7 लोग, जो पुलिसकर्मियों का जाप्ता है, वो गांव में कम पड़ेगा। और लेकिन स्वप्निल, देखिए, एक बड़ी बात इसमें समझी जा सकती है कि पहले से ग्रामीण घात लगाकर बैठे थे। ऐसे में क्या इस बात पर भी अंदेशा नहीं जाता कि पुलिसकर्मियों की कार्रवाई की बात लीक हो गई हो? क्योंकि पुलिसकर्मी पहुंचते उसके पहले वहां पर लोगों की भीड़ संभवतः मौजूद थी। घात लगाकर लोग बैठे थे और उन्होंने पुलिसकर्मियों की टीम को घेर लिया। घेरने के बाद में उन पर पत्थर और लाठियों से हमला कर दिया। पुलिस टीम की जो बंदूकें हैं वो छीन ली। उसके बाद में फायर भी किए गए। हालांकि इस प्राथमिक जानकारी 4 पुलिसकर्मियों के गोली लगने की थी, लेकिन देर रात को उदयपुर रेंज के आईजी अजयपाल लांबा ने स्पष्ट किया कि गोली लगने की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन 2 पुलिसकर्मी जो है वो गंभीर घायल हुए थे, जिन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया था, और अन्य पुलिसकर्मी जो कि जिनको हल्की चोटें लगी थी, उनका इलाज किया गया। अभी फिलहाल ये जानकारी है कि सभी पुलिसकर्मियों की जो स्थिति है वो खतरे से बाहर है। और रात को ही उदयपुर के एसपी विकास शर्मा मौके पर पहुंच गए थे। मौके पर पहुंचने के बाद में विकास शर्मा ने घटनास्थल की का मुआयना किया। बड़ी तादाद में पुलिसकर्मियों की टीम थी। एक बड़ी जानकारी है, 10 पुलिस टीमें बनाई गई है, क्योंकि इस घटनाक्रम के ठीक बाद में जितने भी आरोपी थे, करीबन 35 से 50 लोगों ने घेराबंदी करते हुए पुलिस टीम पर हमला किया था। तो वे सभी लोग मौके से फरार हो गए थे। ऐसे में अब 10 टीमें बनाई गई है, जो कि पूरी रात हो गई है लगातार दबिशें देकर उनकी गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है। हालांकि अभी तक सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार पुलिस को कोई बड़ी सफलता नहीं मिली है, लेकिन कोशिश की जा रही है कि जल्दी से जल्दी ये आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हो। लेकिन अब एक बात बताइए, इतना संवेदनशील मामला ये रहा है, उसके बाद ये समझना तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था कि जो आरोपी है वो फरार होने की कोशिश करेंगे। इसके बावजूद भी उन्हें पकड़ा नहीं जा सका, और 10 टीमें दबिशें दे रही हैं, उन तक नहीं पहुंच पा रही। या तो वो यहीं छुपे हैं या उदयपुर की बॉर्डर को क्रॉस कर गए। देखिए, मांडवा इलाका, जो ये आदिवासी बाहुल्य इलाका, ये गुजरात बॉर्डर पर आता है। तो इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता है कि ये बॉर्डर क्रॉस करते हुए गुजरात की ओर चले गए हो। लेकिन रात को जब ये घटना घटित हुई, उसके बाद में
पूरी पुलिस महकमे की जो प्राथमिकता थी वो ये थी कि जो गंभीर रूप से घायल हुए उन्हें तुरंत उदयपुर पहुंचाया जाए, क्योंकि जहां पर ये घटना हुई पूरी तरह से आदिवासी बाहुल्य इलाका है, वहां पर इलाज की किसी तरह की सुविधाएं नहीं है। तो ऐसे में उन्हें 100 किलोमीटर से ज्यादा डिस्टेंस पार करते हुए उदयपुर जिला अस्पताल में लाना प्राथमिकता थी। और इसी प्राथमिकता के साथ में पहले पुलिस की पूरी टीम ने मिलकर घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाया। उसके बाद में घायलों का जब यहां पर इलाज शुरू हो गया, अजयपाल लांबा ने इसकी मॉनिटरिंग शुरू कर दी और दूसरी ओर उदयपुर के एसपी मौके के लिए रवाना हुए, टीम लेकर रवाना हुए। जब घायल हॉस्पिटल पहुंच गए, घायलों का इलाज शुरू हुआ, उसके बाद में पुलिस ने अलग अलग जगहों पर दबिश देना शुरू किया। हालांकि सफलता नहीं मिली और इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता कि वे लोग राजस्थान की बॉर्डर पार करते हुए गुजरात चले गए हों, क्योंकि ये बेहद नजदीक इलाका है गुजरात से। पूरी तरह से ट्राइबल इलाका है, ऐसा इलाका है जहां पर कई जगह पर मोबाइल नेटवर्क भी काम नहीं करता। तो निश्चित तौर पर ये जो आने वाले समय में पुलिस के लिए समझना होगा कि यदि इस तरह के इलाकों में कार्रवाई करने जाए तो एक मजबूत टीम के साथ, बड़ी टीम के साथ मौके पर जाए, ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। बिल्कुल, जाहिर तौर पर तो इस वक्त जो 10 टीमें दबिश दे रही हैं वो किन जगहों पर दे रही है, और इस बात से भी देखिए इनकार नहीं किया जा सकता कि हाल ही में डीजीपी स्तर पर विभिन्न राज्यों के जो आला अधिकारी हैं पुलिस के, उनसे बातचीत हुई थी और ये कहा था कि हम एक दूसरे को पूरा सहयोग करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो ओरल इंफॉर्मेशन भी अगर मिलती है तो हम कार्रवाई के प्रयास करेंगे। तो क्या जैसा कि आपने बताया बॉर्डर एरिया पड़ता है, गुजरात की पुलिस से या अन्य जगहों से संपर्क किया गया है, कोई रणनीति बनाई गई है? हाँ बिल्कुल, देखिए क्योंकि ये पूरी तरह से आदिवासी बाहुल्य इलाका है, आसपास में घने जंगलों का क्षेत्र है, तो जंगलों में छिपे होने की भी आशंका है। तो अलग अलग जंगलों पर पुलिस की टीम जो है लगातार घूमती हुई दबिश दे रही है कि इनके जो संभावित ठिकाने पुलिस मुखबिरों से सामने आए, वहां पर जानकारियां जुटाने की कोशिश की जा रही है। दूसरी ओर गुजरात पुलिस से भी संपर्क किया जा रहा है कि यदि वे गुजरात की ओर भाग गए तो गुजरात पुलिस भी उनका सपोर्ट करे, क्योंकि बेहद गंभीर किस्म का जो अपराध है वो कारित हुआ है। आप देखिए सिर्फ पुलिस टीम पर हमला नहीं किया गया बल्कि उनके हथियार भी छीन लिए गए, एक राइफल और एक पिस्टल छीन ली गई। उसके बाद में उन पर फायर किया गया, लाठी और पत्थरों से हमला किया गया। जो घेराबंदी कर लोग खड़े थे उन्होंने पथराव किया। तो बेहद गंभीर प्रवृत्ति का जो ये अपराध है, ऐसे में बॉर्डर इलाके की जो पुलिस है वो भी पूरी तरह से सहयोग करेगी, उनसे सहयोग भी मांगा जा रहा है। और उदयपुर की जो अलग अलग टीमें बनाई गई है, संभवतः एक टीम जो है वो गुजरात भी भेजी जाएगी, वहां भी आसपास के जो आदिवासी बाहुल्य इलाके वहां पर दबिश दी जाएगी और कोशिश की जाएगी कि इन्हें पकड़ा जाए। सबसे पहले ये पता लगाने की कोशिश की गई कि रनिया और उसके जो पुत्र हैं, खातरू पुत्र है उसका, उनके संभावित ठिकाने क्या हैं। उन ठिकानों की जानकारी सामने आने के बाद ही अलग अलग टीमों का गठन करते हुए दबिश देने की कार्रवाई जो है रात को ही शुरू कर दी थी। जी बिल्कुल, तो अभी तक किसी भी तरह की सफलता का न मिलना वो ये इशारा करता है कि ताबड़तोड़ कार्रवाइयां तो चल रही हैं लेकिन किसी ठोस प्लान पर या लाइन ऑफ एक्शन पर काम नहीं चल रहा है। मुखबिर तंत्र को एक्टिव करने के निर्देश बीते दिनों दिए गए थे, क्या वो मुखबिर तंत्र भी कोई खास फायदा नहीं पहुंचा रहा है? स्वप्निल, देखिए पिछले कुछ समय से जिस तरह से जो अभियान चलाए जा रहे हैं स्थायी वारंटियों के, फरार अभियुक्तों के, उस अभियान के तहत भी आप देखिए कि रनिया और खातरू जो कि इस इलाके के जो है वो आदतन अपराधी हैं, उनको पकड़ने में पुलिस नाकाम रही थी। तो काफी शातिर तरह के अपराधी हैं, पुलिस से हमेशा बचते आए। उस अभियान में जब हजारों आरोपियों की गिरफ्तारी हुई, उस दौरान भी इनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी। तो ऐसे में निश्चित तौर पर मुखबिर तंत्र कहीं न कहीं पुलिस का जो है पूरी तरह से काम नहीं कर पाया और यही वजह है कि जब पुलिस की टीम वहां गई तो इस तरह का हमला हुआ है। एक बड़ी आशंका जो मैंने पहले भी जिक्र किया कि क्या जो पुलिस की कार्रवाई की जो जानकारी थी वो लीक होकर इन आरोपियों तक पहुंच गई थी, जिसके चलते उन्होंने पहले से तैयारी कर ली, घेराबंदी कर ली। तो इस तरह की कई सारी आशंकाएं हैं जिनके इन सवालों के जवाब जो है अभी आना बाकी है। फिलहाल कार्रवाई चल रही है, पुलिस के अधिकारी बहुत ज्यादा जानकारियां अभी इस कार्रवाई के बारे में साझा नहीं कर रहे हैं। चलिए ठीक है, आप नजर बनाए रखें। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। और देखिए बड़ी खबर है, सैनी समाज का आंदोलन 8वें दिन भी जारी है। भरतपुर से ये खबर आपको बता रहा है। हालांकि इस बीच एक ब्रेक थ्रू के जो चांसेस बने हैं वो इस बात से बन रहे हैं कि आज सैनी समाज का एक प्रतिनिधिमंडल फिर सीएम से मिलेगा और वार्ता करेगा। पीडब्ल्यूडी मंत्री भजनलाल जाटव के जरिए ये मुलाकात होनी है। इधर सैनी समाज के लोग अभी भी हाईवे पर डटे हुए हैं। आज शाम 8 से 9 बजे के बीच सीएम से मुलाकात हो सकती है। इसके बाद हाईवे पर जाम जारी रहेगा या हाईवे पर से जाम हटाया जाता है, इसका फैसला होगा। सीकर में प्रतिनिधिमंडल सीएम से मुलाकात करेगा।
इधर सैनी समाज के लोग हाईवे पर जाम कर बैठे हैं। कल हमने देखा था अन्य जगहों को भी जाम करने की कोशिशें की गई थी। इधर आज फिर इंटरनेट पर पाबंदी को बढ़ा दिया गया। अब रात 12 बजे तक इंटरनेट बंद है। वैर भुसावर नदबई क्षेत्र में इंटरनेट सेवा पर रोक लगा दी गई है। सैनी समाज का आंदोलन लगातार जारी है। हाईवे को जाम करके सैनी समाज के लोग बैठे हुए हैं और आज आंदोलन का 8वां दिन है। अभी तक जो इनकी बात है वो नहीं बनी है और लगातार इनका कहना है कि जब तक जो मांगे हैं 3 उनको नहीं माना जाएगा, जब तक हमारा जो आंदोलन है वो लगातार जारी रहेगा। हालांकि आज एक प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात के लिए सीकर जाने वाला है। कल कैबिनेट मंत्री भजनलाल जाटव हैं, उनके सामने बैठ करके बातचीत हुई थी। उन्होंने आश्वासन दिया था कि पीड़ित जो परिवार है, मृतक मोहन सिंह का जो परिवार है, उसकी मुलाकात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से कराई जाएगी और आज उसके लिए प्रतिनिधि मंडल जो है वो रवाना होगा। उसमें बदन सिंह कुशवाहा के साथ साथ अन्य 1-2 लोग होंगे और जो मृतक का परिवार है वो लोग मौजूद रहेंगे। हम 12% आरक्षण चाहिए। हम बेरोजगारी किसान भाई हैं और समाज के लिए 12% ये बच्चा के लिए जो भी है एक नौकरी और 1 करोड़ रुपया चाहिए। आरक्षण हमारे जो भी समाज की लेवल से है उसको दिया जाए। ये हमारी कल वार्ता हुई, हमारे साथ में जो लोग थे अपने प्रशासन के लोग थे और हमने कहा कि जो हमारी मृतक परिवार है उनको मुख्यमंत्री साहब से मुलाकात करा दें। जो भी बात रखेंगे मुख्यमंत्री साहब से रखेंगे। वहाँ से हमारी जो वार्ता होने के बाद हम मंच पे आएंगे। अपनी समाज से पूछने के बाद में जो निर्णय होगा वो सर्वमान्य होगा। हमारा मानना तो इस बात का है। नहीं सर, अभी हम किसी को परेशान करना नहीं चाहते, ऐसी कोई हमारी भावना नहीं है। लेकिन हमें हमारा हक चाहिए जनसंख्या के अनुपात में। हमें 12% आरक्षण चाहिए और सरकार इस पर जल्दी से निर्णय ले और भाई संदीप भाई जो हमारा मोहन सिंह शहीद हुआ है उसके बारे में विचार करे। 1-2 दिन में अगर विचार सरकार करती है तो ठीक है। अभी तो हमने हाईवे बंद किया है, आने वाले टाइम में हम रेलवे ट्रैक राजस्थान में बंद करने जा रहे हैं। ये सर, देश की आजादी के लिए हमारे क्रांतिकारियों ने 90 साल लड़ाई लड़ी थी, तो हमारा तो 9 दिन भी नहीं हुआ है। देश आजाद हुए 70 साल हो गए हैं, हमारा 70 दिन भी नहीं हुए हमारे आंदोलन को। तो हम तो ये है कि हम तो आन बान शान का ये सवाल है। लंबे समय तक हम आंदोलन स्थल पर डटे रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती, कितना ही समय लगे। कैमरा पर्सन भवानी के साथ दीपक पुरी, न्यूज 18 अरोदा। और सहयोगी दीपक पुरी इस वक्त भरतपुर से लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, देखिए, चूंकि सीएम से मुलाकात शाम को होनी है, इसका मतलब साफ है कि शाम तक तो प्रदर्शन चलता रहेगा। लेकिन क्या क्या अपडेट्स और हैं जो इस वक्त आपने नोट किए हैं? देखिए स्वप्निल, सबसे बड़ा अपडेट तो यह है कि इंटरनेट पर पाबंदी जो है वो बढ़ा दी गई है। आज रात 12 बजे तक इंटरनेट सेवा जो है वो बंद की गई है। नदबई वैर भुसावर क्षेत्र में इंटरनेट सेवा बंद की गई है और मैं इस वक्त जो आंदोलन स्थल है वहीं पर मौजूद हूं। आपको तस्वीरें दिखाऊंगा कि आंदोलन स्थल पर अब ज्यादा लोग मौजूद नहीं है, कुछ ही लोग हैं, महिलाएं हैं, कुछ युवक हैं। और वो यहाँ पर जो है दोपहर का, क्योंकि गर्मी इतनी तेज है कि यहाँ पर हर कोई जो है रुक नहीं पा रहा है। इधर उधर पेड़ों के नीचे सभी लोग बैठे हुए हैं और अब इनका कहना है कि जब तक मांगों को नहीं माना जाएगा जब तक हम लगातार ये आंदोलन जारी रहेंगे। लेकिन इस मामले में सबसे बड़ा अपडेट ये है कि आज एक प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात के लिए रवाना हुआ है और सीकर में 8 से 9 बजे के बीच उनकी मुलाकात होगी। क्योंकि कल पीडब्ल्यूडी मंत्री भजनलाल जाटव ने बैठक ली थी, उसमें आंदोलनकारियों का जो एक प्रतिनिधि मंडल था, 6 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल, उसने पीडब्ल्यूडी मंत्री के साथ मुलाकात की थी और इस पूरे मामले को लेकर के चर्चा की थी। तो उन्होंने कहा था कि आपकी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात कराई जाएगी, आपकी जो मांग है वो आप वहां पर रखना, क्योंकि इस तरह से हाईवे जाम करना समाधान नहीं है। तो उसके बाद आंदोलनकारियों ने कहा कि ठीक है हम मुलाकात करते हैं और उसके बाद एक प्रतिनिधि मंडल बनाया गया जिसमें 3 लोग शामिल हैं और जो मृतक मोहन सिंह है उसके परिवारजन शामिल है। क्योंकि देखिए ये आंदोलन जो है वो आज से 3 दिन पहले समाप्त हो जाता जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से प्रतिनिधि मंडल की बातचीत हुई थी। मुख्यमंत्री कार्यालय से ओबीसी आयोग को पत्र लिखा गया था कि आपकी जो जातिगत आंकड़े हैं, जनगणना है वो कराई जाएगी। लेकिन उसके बाद जब मोहन सिंह की जो आत्महत्या मामला है उसने एक नया मोड़ इस आंदोलन का दिया था और अब लगातार ये आंदोलन उसी बात को लेकर के चल रहा है कि जो मृतक मोहन सिंह है उसके परिजनों को 1 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाए, सरकारी नौकरी दी जाए और शहीद का दर्जा दिया जाए। उसके साथ साथ जो आरक्षण की मांग है उस पर भी सरकार दोबारा से विचार करे। ये जो मामला है अब इसलिए उलझा है। हालांकि प्रशासनिक अधिकारी इस मामले को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। कल उपखंड अधिकारी वहां मौजूद थे, अन्य अधिकारी
मौजूद थे, तो उन्होंने कहा था कि आप मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात करिए। तो उसके बाद पीडब्ल्यूडी मंत्री जो भजनलाल जाटव हैं, उन्होंने समय लिया और आज इनको समय दिया गया है। सीकर में इनकी मुलाकात होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज सीकर के दौरे पर रहेंगे, तो वहीं पर इनकी मुलाकात होगी। और मुलाकात के दौरान क्या कुछ रहता है, क्या सकारात्मक परिणाम निकलते हैं, ये वहां पर देखने के बाद ही पता चलेगा। क्योंकि 8 से 9 के बीच मुलाकात होगी, तो आज भी ये आंदोलन लगातार जारी रहेगा और रात के वक्त जब वहां से वो लौटेंगे तो देर रात हो जाएगी। तो उसके बाद लग रहा है कि कल तक ये आंदोलन लगातार जारी रहेगा। प्रतिनिधिमंडल जो नियुक्त किया गया है, उनका कहना है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से हम बातचीत करेंगे, क्या सहमति बनती है ये आकर के यहाँ पर आंदोलनकारियों को बताएंगे। लेकिन फैसला सैनी समाज है, आंदोलनकारी है, वो करेंगे कि इस आंदोलन को अब समाप्त करना है या फिर इस आंदोलन को लंबा खींचना है। क्योंकि देखिए, कई बार इनसे समझाइश की गई, प्रशासनिक अधिकारियों ने इनसे बातचीत की, लेकिन इनका कहना है कि हम आंदोलन है उसको लगातार जारी रहेंगे और हाईवे को खाली नहीं करेंगे। अब देखिए स्वप्निल, ये है आंदोलन की बात। दूसरी मैं इसके आंदोलन के साइड इफेक्ट आपको बताता हूं कि क्या फर्क जो है इस आंदोलन से पड़ा है, आम जनजीवन पर क्या फर्क पड़ा है। देखिए, ये पेट्रोल पंप है, आपको सुनसान नजर आएगा और हाईवे के किनारे का पेट्रोल पंप है, जहां वाहनों की कतार लगी रहती थी। हजारों लीटर पेट्रोल डीजल जो है वो यहां से बिकता था। लेकिन पिछले 8 दिन से ये पेट्रोल पंप पूरी तरह सूना पड़ा है। यहां से सिर्फ 20 से 30 लीटर जो पेट्रोल है वो भी आंदोलनकारी जो है अपने वाहनों में डला रहे। यहाँ कोई भी जो है नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ से 10 किलोमीटर पहले रूट को डाइवर्ट किया है और उधर आगे 10 किलोमीटर रूट को डाइवर्ट किया है। यानी कि एक पेट्रोल पंप नहीं, ऐसे करीबन 1 दर्जन से अधिक पेट्रोल पंप हैं जो इस वक्त पूरी तरह से बंद हैं और यहाँ पर जो है बिक्री नहीं हो पा रही है। ऐसे ही ढाबा संचालकों की स्थिति है। 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर के अंदर जो ढाबे हैं वो भी पूरी तरह से ठप हैं। उनका कहना है कि 300 से 400 रुपए की जो बिक्री है वो ही हो रही है, और जब आंदोलन नहीं था तो वो 10 से 15 हजार रुपए प्रतिदिन की बिक्री करते थे। आप देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग कितना क्षतिग्रस्त हुआ है, वो भी तस्वीर आपको दिखाऊंगा कि राष्ट्रीय राजमार्ग में कितना नुकसान हुआ है। माइलस्टोन जो सड़क के किनारे खड़े रहते हैं, जो लोगों को इशारा देते हैं कि आप जयपुर जा रहे हैं तो आप कितनी दूरी पर पहुंचे और कितना दूर और चलना है, वो माइलस्टोन की स्थिति देखिए आप। बीच रोड पर माइलस्टोन पड़े हैं जो पुलिस के बैरिकेड नाकाबंदी के लिए काम आते हैं, उनकी हालात देखिए आप, पूरी तरह क्षतिग्रस्त है। रोड पर आपको पत्थर ही पत्थर नजर आएंगे और जो हाईवे के किनारे सुंदरता के लिए जो नाड़े बनाई जाती है, जिनमें फूल पत्ती और घास लगाई जाती है, वो पूरी तरह तोड़ दी गई पर है। जैसे कल सैनी समाज ने ये ट्राई किया था कि दूसरी जगहों को भी जाम किया जाए, वैसी कुछ रणनीति पर आज तो काम नहीं हो रहा है। और क्या मंत्री भजनलाल जाटव अभी भी स्थिति पर निगाह बनाए हुए हैं वहां पर? देखिए, कल जिस तरह से देखा गया था कि सैनी समाज के लोगों ने दूसरी जगह जो है जाम लगाने की कोशिश की थी, खेड़ी मोड़ पर जाम लगाने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस और प्रशासन ने समझाइश के बाद जाम को हटवाया था। लेकिन इस दौरान स्थिति ये बनी थी कि यहां से जो वाहनों को डाइवर्ट किया गया है वो उधर वहां होकर के निकल रहे थे, वहां लंबा जाम लग गया था। उस जाम को खुलवाने में पुलिस और प्रशासन के पसीने छूटे थे। करीब 3 से 4 घंटे का वक्त उस जाम को खुलवाने में लगा था, लेकिन समझाइश करके जो वहां जाम लगाया था उसको हटवाया गया था कि ठीक है, आपका जो आंदोलन स्थल पर जाम लगा हुआ है वो ठीक है, लेकिन आप दूसरी जगह जाम लगा करके आम जनजीवन को परेशानी में न डालें। उसके बाद जाम खोल दिया गया। अब पीडब्ल्यूडी मंत्री भजनलाल जाटव है, कल मुलाकात के बाद वो यहां से रवाना हो गए। उनका कहना है कि आज ये जो सुसाइड केस सामने आया था उससे जुड़े भी कोई अपडेट्स हैं? दीपक, अगर आप सुन पा रहे हैं, जो सुसाइड केस सामने आया था, क्या उससे जुड़े कोई अपडेट्स हैं? देखिए, सुसाइड केस से जुड़े अपडेट ये हैं कि पुलिस उस मामले की जांच कर रही है। पेड़ से लटका हुआ मोहन सिंह का शव रस्सी से बंधा हुआ था, वो मिला था, लेकिन सबसे बड़ा अपडेट उसमें यह है कि अभी तक मृतक मोहन सिंह का पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। उसका जो शव है वो मोर्चरी में रखा हुआ है और आज चौथा दिन है। उसको जो पुलिस वहां से यहाँ से लेकर के गई थी, पुलिस ने अपने कब्जे में उसको तुरंत ले लिया था और उसके बाद आरबीएम अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। वहां पर भी पुलिस बल तैनात किया गया है और अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। परिजनों ने मना कर दिया है कि हम सबको नहीं लेंगे, जबकि पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम कराया जाएगा, पंचनामा करा के, और जो डेड बॉडी है वो परिजनों को दी जाएगी। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते आगे। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ताबड़तोड़ दौरे करने वाले हैं। देखिए, वो श्रीगंगानगर जाएंगे, हनुमानगढ़ जाएंगे, सीकर जाएंगे और यहां दौरा करेंगे। सुबह 10:30 बजे वो हनुमानगढ़ के लिए श्रीगंगानगर से रवाना होंगे। इधर रावतसर में कार्यकर्ताओं से वो यहां मुलाकात करेंगे। रावतसर और मलखेड़ा में महंगाई राहत कैंपों का अवलोकन करेंगे। फिर दोपहर 3 बजे सीकर जाने का उनका कार्यक्रम है। सीकर में भी महंगाई राहत कैंप का वो निरीक्षण करेंगे। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और कई जनप्रतिनिधि उनके साथ मौजूद रहेंगे।
इधर बीजेपी भी आज ताबड़तोड़ जन आक्रोश महाघेराव करने वाली है। बांसवाड़ा, उदयपुर, करौली में बीजेपी महाघेराव करेगी। सुबह 11 बजे बांसवाड़ा में महाघेराव का कार्यक्रम है। गांधी मूर्ति सर्कल पर सभा का आयोजन किया जाएगा। करौली में दोपहर 1 बजे कलेक्ट्रेट का महाघेराव होगा और उदयपुर में दोपहर 3 बजे रैली की शुरुआत होने वाली है। देखिए, उदयपुर में जो महाघेराव होना है उसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी शामिल होंगे और शामिल होने से पहले सीपी जोशी त्रिपुरा सुंदरी माता के दर्शन करेंगे। उन्होंने किए हैं, आशीर्वाद लिया है, मन्नत मांगी है और अब आज महाघेराव कार्यक्रमों में जुड़ने के लिए वो तैयार हैं। महाघेराव कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। तो ये बांसवाड़ा से खबर आपको बता रहे हैं। मां त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में सीपी जोशी पहुंचे, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, और मां त्रिपुरा सुंदरी के दरबार में धूप लगाई, दर्शन किए, पूजा अर्चना की, प्रदेश की जनता की खुशहाली की कामना की। भाजपा के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता इस दौरान मौजूद रहे। और बात कर लेते हैं खासकर सीकर की। यहां सियासी जमघट लगने वाला है। सभी सियासी दल अपना अपना शुक्रवार करते नजर आएंगे। सीकर में मुख्यमंत्री गहलोत भी आने वाले हैं। महंगाई राहत कैंप का वो अवलोकन करेंगे। उनके साथ पीसीसी चीफ डोटासरा मौजूद रहेंगे। इधर सीकर में बीजेपी की जन आक्रोश घेराव भी होना है, जिसमें केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शामिल होने वाले हैं। बीजेपी सीकर कलेक्ट्रेट का घेराव भी करेगी। कुल मिलाकर सियासी अखाड़ा आज सीकर में खुलने वाला है। बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने होंगे। देखिए, महंगाई राहत कैंप और जन आक्रोश महाघेराव ये टकराने वाले हैं सीकर में। ये पहला मौका है जब दोनों ही दलों के प्रमुख कार्यक्रम आपस में एक ही दिन इस तरह टकराने वाले हैं। और ऊपर से सीएम गहलोत वर्सेस गजेंद्र सिंह शेखावत की फाइट किसी से छिपी नहीं है और सीकर में यही दोनों ताल ठोकते नजर आने वाले हैं। और सहयोगी संदीप हुडा इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। संदीप, वैसे तो आज कई ताबड़तोड़ दौरे हैं सीएम के, कई ताबड़तोड़ कार्यक्रम हैं बीजेपी के, लेकिन सीकर ही सुर्खियां बटोरने वाला है। दोनों सीधे आमने सामने। बिल्कुल, देखिए स्वप्निल, बीजेपी ने जो आज रखी थी जन आक्रोश यात्रा, ये पहले से तय था कार्यक्रम, जिसमें जो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह हैं और सांसद घनश्याम तिवारी सहित कई प्रदेश के नेता आने वाले हैं। और ये पहले से तय था। और मुख्यमंत्री जो अशोक गहलोत का जो दौरा है वो पहले बुधवार का कार्यक्रम सीकर का बना था, लेकिन उस दिन बीकानेर में किसान जो सम्मेलन हुआ था वहां जाने की वजह से सीकर नहीं आ पाए थे। तो आज सीकर में भी यूं कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री के ताबड़तोड़ दौरे हैं। पहले जो महंगाई राहत कैंप है उसका अवलोकन करेंगे और उसके बाद क्योंकि कोचिंग सिटी है सीकर, तो शाम को सीकर के जो कोचिंग संस्थानों के जो बच्चे हैं उनके साथ संवाद का कार्यक्रम मुख्यमंत्री का रखा गया और उसके बाद रात्रि विश्राम भी है वह भी सीकर में रखा गया। तो कल सुबह तक जो है मुख्यमंत्री सीकर में रहेंगे और यहाँ के नेताओं से लगातार चर्चा करेंगे, क्योंकि एक इसलिए भी अहम माना जा रहा है कि सीकर को लेकर के हमेशा से ही जो कांग्रेस। ठीक है संदीप, शुक्रिया, आप नजर बनाकर रखें और आपको सीधे श्री गंगानगर लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कुछ ही पलों में हनुमानगढ़ के लिए रवाना होंगे। उससे पहले वहां पर मौजूद लोगों से बातचीत करते हुए टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं श्रीगंगानगर वासी सीएम गहलोत से मिलने पहुंचे हैं। समस्याएं उन्हें बता रहे हैं। सर, गंगानगर से भी काफी आवेदन लंबित हैं एक्रेडिशन के लिए, एक्रेडिशन के लिए गंगानगर से। हाँ सर, थैंक यू बॉस। श्योर सर, श्योर। हमारे सहयोगी अशोक की आवाज आप सुन पा रहे थे। उन्होंने सीएम से बताया कि बहुत से ऐसे मामले हैं जो लंबित हैं एक्रेडिशन से जुड़े हुए, तो सीएम ने कहा है तो मैं इन्हें दिखवाता हूँ। अरे भाई क्या कर रहे हो? हनुमानगढ़ के लिए रवाना हो जाएंगे। रात्रि विश्राम उन्होंने श्री गंगानगर में किया था और अब दिन की शुरुआत श्री गंगानगर से निकलकर हनुमानगढ़ पहुंचकर वो सियासी रूप से करेंगे। ताबड़तोड़ दौरे आज सीएम गहलोत करने वाले हैं। कई लोग मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी सौंपते हुए नजर आ रहे हैं।
देखिए जैसा कि आपको बताया और सीएम गहलोत भी पूरी कोशिश कर रहे हैं आत्मीयता से सभी से मिलने की। ये देखिए उनके हाथ में एक ज्ञापन सौंपा गया। किसी को भी निराश नहीं करते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। ज्ञापन लेते हैं अधिकारियों की तरफ, इस ताकीद के साथ फॉरवर्ड करते हैं कि इस पर एक्शन लेना है। याद रखें, जाकर देखें किस तरह की समस्या है और उस पर क्या किया जा सकता है। देखिए आपके टीवी स्क्रीन पर कई लोगों ने अपनी मांगों से जुड़े ज्ञापन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सौंपे हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जैसा कि आपको बताया अधिकारियों को ये ज्ञापन देते हैं और ये ताकीद करते हैं कि इसे याद रखना और जाकर देखना किस तरह की मांगे हैं और इन पर क्या किया जा सकता है। सर सभी से आत्मीयता से मिलते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लोगों से 1-to-1 की यही कला उन्हें जन नेता बनाती है। लोगों को उनसे एक अजीब सा जुड़ाव महसूस होता है। ये जो स्थानीय समस्याएं हैं वो भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अवगत कराई गई हैं। हेलो।